बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अनुमानित प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र हमने नहीं लिया, दूसरे से करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक से लिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पत्र है ये, बिल्कुल उसी मॉडल पर आधारित है। बिल्कुल अनुमानित प्रश्न पत्र है, बेहतर बना है, इसलिए हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। बहुत ही जल्दी करते हुए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप बहुत ही मशहूर पत्रिका है, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं इसके। वो कई बार पूछा भी जा चुका है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, गद्य की किस विधा में, विद्या नहीं विधा है, काल्पनिक प्रसंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी काल्पनिक प्रसंगों का स्थान बिल्कुल भी वहां नहीं है। तो ये कहानी में तो कल्पना हो सकती है, उपन्यास में भी कल्पना हो सकती है और नाटक में भी कल्पना हो सकती है, लेकिन जो आत्मकथा है इसमें कतई कल्पना की गुंजाइश नहीं है। कल्पना क्या, आत्मकथा सच्ची होती है ना। तो ये आपकी आत्मकथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न की सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी मैं ज्यादा नहीं कहता आपसे। हरिशंकर परसाई आनंद संग्रह कौन है? तो पगडंडियों का जमाना। अच्छा, ये जो त्रिशंकु है अज्ञेय जी का है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अष्टयाम है तो अष्टयाम एक राम भक्ति शाखा से रिलेटेड कृति है और ये नाभादास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल नहीं है, तो भक्ति काल का देखो, पद्मावत जो है वाकई में भक्ति काल का है, लेकिन ये सूफी काव्य का है। रामचरितमानस भक्ति काल का है, सूरसागर भक्ति काल का है। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखित हिंदी का पहला महाकाव्य है और जो आदिकाल का है, भक्ति काल का नहीं है। छायावादी काव्य की बृहद त्रयी, तो आपको याद रखना है प्रा, नी और पा, यानी कि तीनों जो पुरुष चार स्तंभों में से हैं। ये तो चार स्तंभ हैं, छायावाद के चार स्तंभ हैं। इन छायावाद के चार स्तंभों में महादेवी वर्मा जो हैं ये लघुत्रयी में आती हैं, और ये पंत प्रसाद और निराला, ये तीनों के तीनों कवि जो हैं ये बृहद त्रयी में आते हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, शांत रस की है, वीर रस की है। तो भैया है तो इसमें श्रृंगार की भी पृथ्वीराज रासों में, लेकिन रासो काव्य है, वीर काव्य होते हैं, ये वीर रस की इसमें प्रधानता है। बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700 संवत तक क्या था? भक्ति काल था। और 1700 से 1900 तक जो था वो आपका आधुनिक काल था। आगे देखिए, कामायनी में श्रद्धा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो चिंता पहला सर्ग है, दूसरा आशा है और तीसरा श्रद्धा है। तो चिंता, आशा और श्रद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा सर्ग के बाद श्रद्धा सर्ग आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब गद्यावतरण आएगा आपका 10 अंकों में आएगा, 5 प्रश्न होंगे इस पर आधारित। रमणीयता और नित्य नूतनता जो है वो अन्योन्याश्रित है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है ये, पहले ही बता देते हैं। पहले होता है गद्यावतरण का संदर्भ लिखिएगा, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित निबंध भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप पहले रेखांकित अंश समझ लीजिए क्या कह रहा है। रमणीयता और अन्योन्याश्रित हैं, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। तो आप इसको लिखिएगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं रमणीयता, रमणीयता अर्थात सुंदरता और नित्य नूतनता माने नित्य प्रति नवीनता एक दूसरे पर आधारित होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। यदि रमणीयता का अस्तित्व नहीं है तो वहां पर नित्य नूतनता समाप्त हो जाती है। रमणीयता जब नहीं होती है तो कोई भी चीज मान्यता प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है गा वाला, कोई भी चीज समाज में मान्य क्यों नहीं होती है? रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज समाज में मान्य नहीं होती है। किस प्रकार का समाज आगे नहीं बढ़ पाता? तो परंपरागत सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज, ये आप देख रहे हैं लिखा है
कि परंपरागत सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। किस प्रकार का समाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो आप इसका उत्तर देंगे। कैसी भाषा जन चेतना को गति देने में असमर्थ रह जाती है? कैसी भाषा, कैसी भाषा है जो जन चेतना को गति देने में असमर्थ रह जाती है? तो परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ हो जाती है। आगे देखिएगा, समृद्धि और आध्यात्मिकता है ना, ये सब अध्यात्म है, ठीक है, का नहीं है, का गलत टाइप हो गया है। समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित हम और हमारा आदर्श शीर्षक से उद्धृत है। और आप जानते हैं तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में लिए गए हैं। तो शीर्षक लेखक का नाम बता दिया हमने। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कह रहा है कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं अथवा भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। तो आप इसको अपनी भाषा में उतारने का प्रयास कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल हैं, ये मैं नहीं मानता हूं, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तो इसको अपनी भाषा में आप लिखिएगा, ठीक है, पुस्तक से पढ़ के अपनी भाषा में बढ़िया सा लिखिएगा समझ के। चलिए आगे देखते हैं, लेखक क्या नहीं मानता है? तो लेखक समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, यह बात नहीं मानता है। वही आपको व्याख्या करनी है। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, तो इसी में आपको लिखा मिलेगा। गद्यांश जब पढ़ेंगे, समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और आत्मविश्वास लाती है ना। देखिए यहाँ पर है, समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और आत्मविश्वास लाती है। हमारी आज़ादी को बनाए रखने में कौन सहायक है? लास्ट क्वेश्चन, हमारी आज़ादी को बनाए रखने में समृद्धि सहायक है, ठीक है। अगला देखिए, पद्यावतरण आता है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम उद्गम, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये नौका विहार का है, अगर आपने प्लेलिस्ट से अभी तक सामान्य हिंदी अपनी पूरी नहीं की है तो अभी के अभी जाइए और प्लेलिस्ट से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जैसे हिंदी पढ़ा जाता है, ये मान लो कि आपको बेहतर वहाँ पर मिलेगा। ऐसा विश्वास कर लीजिए, हम पर विश्वास कीजिए कि हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बेहतर मिला है आपको, जैसी आपकी इच्छा है बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको मिली है। तो आप अभी प्लेलिस्ट पे जाइए और देर मत कीजिए। देर जो करता है वो बहुत पछताता है, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। आप फटाफट जाइए और सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए, A to Z, कुछ भी नहीं छूटा है। और जो छूटे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे चलते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जो नौका विहार है वहाँ से लिखा गया है, ये लिया गया ना। तो कहते हैं कि जैसे जैसे नाव पार होती जा रही है गंगा के, तो हमारे हृदय में सैकड़ों विचार प्रवाहित होने लगते हैं। क्या विचार आता है, इस अब ये अंडरलाइन वाली आप लाइन समझिएगा। पंत जी कहते हैं कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस धारा के समान ही संसार का क्रम है। और शाश्वत माने निरंतर चला आ रहा, जो निरंतर चला आ रहा है उसको शाश्वत कहते हैं। कि इस जीवन का उद्गम, इसकी गति और इसका संगम सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ निरंतर है। जिस प्रकार एक नदी का उद्गम, प्रवाह और संगम शाश्वत होता है, उसी प्रकार धारा का क्रम भी शाश्वत है, उसी प्रकार जग का क्रम भी शाश्वत है। यानी जग की उत्पत्ति होती है, जग गतिमान होता है, और जग जो होता है वो समाप्त भी होता है। आगे कहते हैं, संसार में शाश्वत क्या क्या है? संसार में शाश्वत क्या क्या है? तो संसार में देखो क्या क्या शाश्वत है। नभ का नीला विकास, शशि का रजतहास, लहरों लघु लहरों का विलास आदि शाश्वत है। कवि के मन में नौका विहार करते समय कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं? तो कवि के मन में नौका विहार करते समय
सैकड़ों ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि इस धारा के समान ही, यानी यही व्याख्या कर देनी है जो हमने बताया कि संसार का क्रम है और जीवन का उद्गम, गति और संगम सब कुछ शाश्वत है। कवि ने जीवन को किसके समान कहा है? तो कवि ने जीवन को धारा के समान कहा है। ठीक है, तो अब अगला आया है, मैंने आहुति बनकर देखा आगे का। हम करवा चुके हैं, कई बार उसको बता भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। तो एक बता दिया, एक ही करना होता है। आगे देखिए, इसमें जीवन परिचय, जीवन परिचय भी भैया आप प्लेलिस्ट से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो छायावादी मत छोड़िएगा। छायावादी में देखिए हर पेपर में छायावादी एक न एक कवि जरूर आया है। तो छायावादी 4 कवि हैं, प्रसाद पंत निराला और महादेवी। आप इनको जरूर याद कर लीजिए, और महादेवी बिल्कुल याद कीजिए क्योंकि एक ही महिला कवित्री हैं आपके सिलेबस में। तो अब इस दृष्टि से वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको बोर्ड छोड़ नहीं पाता है, और कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाते वक्त उसको नहीं छोड़ पाता है। तो महादेवी वर्मा जी को जरूर देता है। तो इनका जीवन परिचय आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। शब्दों में हमने पढ़ा दिया है, आप चैनल पर देख लीजिए। ध्रुव यात्रा, बहादुर आदि कहानियों को बहुत ही संक्षेप शब्द हैं, तो आपके हमने 160, 150, 200 शब्दों में करवा दिया है। आपको 80 जरूर याद रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है, मैंने उसके आधार पे सारे प्रश्न हल करवा दिए हैं, सारे खंड काव्य करवा दिए हैं। खंड काव्य की प्लेलिस्ट अलग भी बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में भी आपको खंड काव्य मिल जाएंगे जो आपकी सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपके जिले में जो चलता है आप अपने अनुसार प्रश्न लिए। फिर जब खंड खा आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि एक संस्कृत गद्यांश होगा और एक संस्कृत पद्यांश होगा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों ने, जो महामना थे वो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और पटु माने चतुर पत्रकार, आसीत माने थे। एक एक शब्द का मीनिंग हमने पढ़ाते वक्त बताया है। तो क्लासेस आप देख लीजिए, क्योंकि समय का अभाव है, इस कारण हम आपको बहुत ही शीघ्रता से बताएंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण पाठ पढ़िए, बहुत ही अच्छा पढ़ाया हमने। आप देख लीजिएगा, एक बार देख के बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जो था वो जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानाश्च अपश्यत, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं तत्रैव सा, और वहीं पर वो शीघ्र में उपस्थितः, शीघ्र उपस्थित होकर के सर्वविधा सब प्रकार से सहायांच अकरोत, सहायता किया, ये करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणी सेवा तो इनका मात्र स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितम एव, मतलब यह है कि स्वयशो, आज अद्य माने आज, हमारे मध्य माने बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप में, यश के द्वारा अमूर्त रूप में प्रकाश बिखेरते हुए, इस अंधकार से भरे हुए, इस अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन पर उपस्थित ही हैं। फिर पंचशील सिद्धांत से आया है कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः, तो पंचशील जो हैं ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचान सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म, महात्मा बुद्ध जो थे इन्हीं 5 सिद्धांतों से, पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शिक्षा भी देते थे। अतएव इसलिए अयम शब्द, ये शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः, आज भी उसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार संति माने हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, चोरी न करना, अप्रमादः, प्रमाद न करना, और ब्रह्मचर्य इति। अब आपके लिए श्लोक आएंगे, यानी कि पद्यांश। देखो सुभाषित रत्नान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाषित रत्नान से ही आगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्याम गिरवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है, और उससे भी मधुर उसका काव्य, और उससे भी मधुर सुभाषित हैं। फिर अगला है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, तो सुखा चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है? जो सुख चाहता है वो विद्या त्याग दे, जो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए।
अब आया है मुहावरों का, लोकोक्तियों का एक अर्थ लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना। अब मैं हेडमास्टर की नौकरी पा करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। रमेश तो ईद का चांद हो गया है जब से शादी हुई है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात का मतलब यही है कि यानी जो प्रतिभाशाली है उसके लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। प्रतिभाशाली के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, इसका मतलब ये है कि धर्माडंबर के द्वारा संपत्ति हड़पना। अगला है संधि विच्छेद करना है, बहुत ही कठिन संधियां नहीं आई हैं आपके पास। वाचनालय का वाचन धन आलय होता है, बाप संशय हो जाएगा। पावकः पौधन अकह हो जाएगा। सूर्योदय का सूर्यधन उदय हो जाएगा। ठीक है, अब विभक्ति ये द्विवचन लिख गया है लेकिन ये बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। सरिता में विभक्ति और वचन है तो तृतीया विभक्ति एक वचन सरिता में होता है। ठीक, अब देखिए हिमा, तो हिम माने बर्फ होता है, हिम माने बर्फ, और अंबु माने जल, यानी कि बर्फ जल, यानी कि ठंडा जल, यानी शीतल जल। तो इसका तो हो गया शीतल जल, तो हिमांबु का लगाइए शीतल जल। हिमांशु का माने होता है, हिम माने बर्फ की, अंशु माने किरणें, तो ये बर्फ की यानी शीतल किरणें चंद्रमा की होती हैं। तो सा ऑप्शन आपका सही हो गया। कृषि और कृषि के दो अर्थ हैं। कृषि माने होता है कमजोर या दुबला, कृषि माने खेती, तो दुबला और खेती ये लगाइए, ये दुबला और खेती, दा ऑप्शन सही हो जाएगा, दा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, तो कुल के दो अर्थ लिखिए। देखो कुल माने एक तो परिवार होता है, परिवार होता है, और कुल माने होता है संपूर्ण, यानी पूरा, कुल हिसाब, संपूर्ण हिसाब। नग माने नगीना भी होता है, नगीना, और चार नग संतरे, एक एक गणना की एक गणना, गणना, गणना सब गणना वाला शब्द है। ठीक है, नाग माने क्या होता है, नाग माने तंबोली जाति भी नाग लिखते हैं, तंबोली जाति के व्यक्ति, और नाग माने सांप भी होता है, सांप कोबरा जो होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है, कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जो लोगों में प्रिय हो तो लोकप्रिय, लोगों में प्रिय यानी लोकप्रिय। अगला देखिए, शब्द वाक्यों को शुद्ध करना है तो हम वाक्य शुद्धिकरण बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, वो नहीं, उसने मुझे बुलाया, तो वो की जगह पे यहाँ पे उसने हो जाएगा। सभा में अनेकों, मैंने कहा ना अनेकों नहीं लिखा जाता, अनेक, अनेक मात्र, मात्र अनेक शब्द, अनेक को देखो, अनेक तो वैसे बहुवचन है, वो हमेशा बहुवचन में चलता है, और अनेकों क्या बहुवचन का बहुवचन बनाओगे, नहीं, गलत है, तो अनेक, यहाँ पे अनेक लिख देंगे, अनेक वक्ता थे, बस सही हो जाएगा। और पक्षी पेड़ में बैठा है, में नहीं यार, पेड़ पर बैठा है ना, सभी जानते हैं। रमेश के पास मात्र, मात्र या केवल एक का प्रयोग होता है, तो हम मात्र यहाँ से केवल सही कर लेते हैं, या मात्र रुपये हैं आगे तो केवल हटाइए। रमेश के पास मात्र 50 रुपया का, रुपये लिखिए, रुपया का क्या लिखेंगे, रुपये, बचा है का बचे हैं लिखिए। रमेश के पास मात्र 50 रुपये बचे हैं, केवल हटा दीजिए। श्रृंगार अथवा करुण रस, देखिए श्रृंगार रस और करुण रस, अनुप्रास उपमा, दोहा कुंडलिया, सारे छंद, सारे अलंकार, सारे रस पढ़ा चुके हैं। और ये देखिए आपका आएगा अगला क्या, अपने नगर। अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आप लिखिएगा, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, जनपद जो भी आपका हो वो लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा महोदय विनम्र निवेदन, और विषय डालिएगा ना, विषय, विषय अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा, जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका से अवगत कराते हुए आप एक विषय डाल देंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे महोदय सबने निवेदन ये है कि इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण जलभराव की समस्या यत्र तत्र आ गई है। हमारे गांव में
गंदगी सर्वव्यापी है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। अभी तक इधर किसी सफाई कर्मचारी का ध्यान नहीं गया है, किसी ने साफ सफाई नहीं की है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। फिर आगे अपना जो भी डालना है। अच्छा, फिर किसी भी वहाँ बाकी हमने पत्र के सारे प्रारूप करवा दिए हैं, तो अधिकारी के लिए पत्र और किसी महाविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक ये भी करवा दिया हमने। लिपिक के पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र 3 पत्र करवाए हैं, मात्र 3 पत्र ही आने हैं, वही कर लीजिए। भारत में आतंकवाद वाला निबंध करवा दिया, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास करवा दिया, विज्ञान वरदान अभिशाप भी करवा दिया, शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी नहीं करवाया, भ्रष्टाचार भी। यानी इन इतने निबंधों में से मैंने पूरे के पूरे इसमें 4 निबंध मेरे पढ़ाए हुए फंसे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयारी कीजिए। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। बहुत ही जल्दी आप शेयर कर दीजिए। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी अपने मित्रों को अवगत कराते रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से। बहुत बहुत आभार।